ओके बॉयज, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बारे में। वर्क, पावर ऑफ एनर्जी। वर्क, पावर और एनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे फिजिक्स में, और इसमें भी 8 से 10 मार्क्स हर बार आते हैं। तो सबसे पहले जान लें वर्क क्या है। जब हम कहते हैं हमने बहुत काम किया, दिन भर ऑफिस में बैठे रहे, और या आज मम्मी हम बहुत थक गए, बहुत पढ़ाई की, बहुत काम किया, तो फिजिक्स वाले उसे वर्क नहीं मानते। फिजिक्स में वर्क को कहा जाता है कि जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पे लगता है और वो बॉडी मूव करती है या डिस्प्लेस होती है तो वर्क होता है। ये बॉडी है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, इसको मूव किया, तो मैंने इस बॉडी पे वर्क किया। ये दीवार है, दीवार पे मैंने खूब जोर से हाई, वर्क जीरो, क्योंकि बॉडी मूव नहीं की। वर्क की यूनिट जो है वो जूल होती है, JULE। कैपिटल जे से लिखा जाता है और स्मॉल में JULE लिखा जाता है। अगर 1 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी पे लगा रहा हूं और ये बॉडी 1 मीटर आगे बढ़ी है, तो वर्क 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर बराबर 1 जूल होता है। वर्क की परिभाषा में यह वर्क की कैलकुलेशन होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। अब मान लीजिए मैं फोर्स ऊपर लगाना चाह रहा हूं और बॉडी ऐसे मूव कर रही है, तो डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल देखिए, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ये फोर्स है, ये फोर्स लगा रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ये है, और इसमें ये 1 मीटर चला, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर हमारा वर्क। अगर मान लीजिए वर्क, अब एग्जांपल देखिए, ये बॉटल है, इसका वजन है 1 केजी। नो, वजन नहीं है, इसका वजन है 9.8 न्यूटन, इसका मास 1 केजी। अब ये बॉडी, इस बॉटल को मैं ऊपर उठाना चाह रहा हूं, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? इसका वेट के बराबर ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो होगा 9.8 न्यूटन। 1 केजी मास से वेट क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 9.8 मान के चलते हैं। तो हमने कितना लगाया फोर्स ऊपर लगाया? 1 × 9.8 न्यूटन। इसको मान लीजिए 1 मीटर ऊपर ले गया मैं, तो कितना हुआ मेरा वर्क डन? 9.8 न्यूटन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर हो गया 9.8 जूल। अब ये बॉटल मैंने अपने सिर पे यहां कंधे पे रख ली। इसके बाद मैंने 4 कदम आगे बढ़ा, तो वर्क डन कितना है? कोई फोर्स तो मैंने इधर लगाया नहीं, तो वर्क डन हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फोर्स डायरेक्शन में नहीं है। फोर्स मैंने इसको ऊपर पकड़ने के लिए ऊपर रख रखा है, ऊपर की साइड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर है? इस डायरेक्शन। तो अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन 0। जब मैंने ऐसे उठाई थी तब मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में था, तो इसलिए वर्क डन हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। क्वेश्चन आता है पावर क्या? आपने कहा अरे उस आदमी में तो बहुत पावर है, और ये पावर इज सेड टू बी द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर 1 जूल वर्क मैं 1 सेकंड में करता हूं तो पावर होती है 1 वॉट। पावर की डेफिनेशन है पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड्स। पावर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो वॉट है, और उसके ऊपर किलोवाट है, मेगावाट है, इस टाइप की कई सारी यूनिट्स, हैवी यूनिट्स होती हैं। एक और कॉन्सेप्ट आता है वर्क, पावर और एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कहते हैं ना, अरे मेरे में तो एनर्जी नहीं है, तो मतलब क्या हुआ? उसमें काम करने की क्षमता ही नहीं है,
he doesn't have the energy to do work. तो इसलिए, और एनर्जी की क्या यूनिट है? अगेन जूल। एनर्जी की और भी यूनिट है। एक यूनिट है, उसको बड़ी यूनिट कहते हैं, वो किलो जूल हो सकती है, मेगा जूल हो सकती है। एक और यूनिट है विच इज कॉल्ड किलोवाट आवर। किलोवाट आवर बराबर होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। इलेक्ट्रोवोल्ट भी एक होती है कि अगर हमने कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, तो वो बराबर होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आइए अब हम लोग इसको पेन और पेपर लेके आगे इस कोर्स को बढ़ाएंगे, इस सब्जेक्ट को बढ़ाएंगे, और मैं वर्क चालू करूंगा। वर्क के बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसके बाद हम लोग पावर पे जाएंगे, पावर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक और पावर की यूनिट आपको बता दें, हॉर्स पावर आपने सुना होगा। एक हॉर्स पावर बराबर होती है 746 वॉट। ये केवल एक इंट्रोडक्शन था, घबराइए मत। आगे इसको जब हम लोग पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो वी विल बी एबल टू डू इट। ओके, हम लोगों ने देखा कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूव्स द बॉडी। अगर ये बॉडी है और इस पे फोर्स लग रहा है और ये बॉडी मूव कर रही है तो वर्क डन होगा। अगर ये फोर्स लग रहा है और बॉडी नहीं मूव कर रही है तो वर्क डन विल बी, अगर ये नहीं मूव कर रही देन वर्क डन इज इक्वल टू 0, और अगर ये मूव कर रही है तो वर्क डन। और वर्क डन की डेफिनेशन क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ का? जो उस पे पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है यहाँ से यहाँ, मानिए 2 मीटर डिस्प्लेस होती है। तो ये फोर्स कितना वर्क कर रहा है? पहले तो ये समझ लीजिए कि वर्क डन इज बाय द फोर्स अप्लाइड, और कोई नहीं कर रहा। वर्क डन 5 न्यूटन, फोर्स ने कितना किया? फोर्स 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना इन द डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डायरेक्शन, इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 2 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब ये न्यूटन मीटर और मोमेंट का न्यूटन मीटर में फ़र्क है। मोमेंट का वॉज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन था, मैंने बताया था राइट हैंड थंब रूल से उसको आप देखते हैं। अगर ऐसे टर्न कर रही है, ऐसे टर्न कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से मतलब ऊपर की साइड निकलेगा वेक्टर। इसको हम लोग कहते हैं जूल। तो डेफिनेशन बहुत आसान है। 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाने पे द बॉडी मूव्स बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ओके, बड़ी यूनिट्स हैं इसकी, जैसे किलो जूल, मेगा जूल। सीजीएस यूनिट में इसको अर्ग कहते हैं। 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन फोर्स जब अप्लाई हो 1 सेंटीमीटर बॉडी मूव करें। याद कर लीजिए इसको। 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power of 7 अर्ग। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। ऐसा यूनिट जो है वो जूल है, और आपकी सीजीएस यूनिट अर्ग है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। 1 न्यूटन कितने बराबर होता है डाइन के? 10 to the power 5। और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर? 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 to the power 7 9 सेंटीमीटर। और ये क्या हुआ? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर हो गया अर्ग। सो रिमेंबर दिस, 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग।
अब ये बॉडी, एक और एग्जांपल देख लीजिए। ये बॉडी है, इस पे हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट 0 है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उस केस में वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन तभी होगा व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क डन। नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क डन। और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने कहा था फोर्स बिल्कुल ऐसे लग रहा है। अगर मान लीजिए फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तब तो डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट हो गई, क्योंकि हमारा था वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। उसके लिए बड़ा आसान है, अगर इन दोनों के बीच में थीटा है तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपका इतना है तो इसका ये पोर्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड होगा। ये होगा, ये एस अगर डिस्प्लेसमेंट है तो एस कॉस थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये एक जनरल फुल फॉर्मूला है वर्क का। वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इमेजिन कीजिए इस केस में फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट एस है, दोनों के बीच में एस ऐसे है, फोर्स ऐसे है, थीटा क्या हुआ, 0 हुआ। तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, जो हमने अभी पहले देखा था। दूसरा केस है, ये है 30 डिग्रीज, एफ ये है, एस ये है। मान लीजिए एफ 10 न्यूटन है, एस ये जो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, तो वर्क डन एफ एस कॉस थीटा। और कॉस 30 कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, तो उसमें आप एफ की जगह 10 रखिए, एस की जगह 2 रखिए और कॉस 30 रखिए। कॉस 30 एफ एस कॉस थीटा, एफ 10 है, एस 2 है, कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है, हाउ मच इज इट, कॉस 30 इज √3/2। तो इसमें हो गया 10 इंटू 2 इंटू √3/2। √3 होता है 1.732, तो उससे मल्टीप्लाई करें। अगर थीटा 90 है, एफ एस कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्रीज है, मतलब फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तब कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। एक दूसरा केस हो सकता है, थीटा 180 डिग्रीज हो जाए, तो एफ एस कॉस 180 मतलब माइनस 180 इज -1, तो हो जाएगा एफ इंटू एस माइनस एफ। तो जब थीटा 0 होगा तो मैक्सिमम वर्क होगा, थीटा 90 होगा तो वर्क डन 0 होगा, और थीटा 180 है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। उफ, नेगेटिव वर्क कहाँ से हो गया, बड़ा आसान है। आपका फ्रेंड साइकिल पे आ रहा है और आप यहाँ पे खड़े, आप उसे रोक रहे हैं, वो इस साइड आ रहा है, आप उसे रोक रहे हैं, तो फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन हो रही है, तो वर्क डन नेगेटिव है। वर्क डन 0 होता है जब 90 डिग्रीज हो। कुली है, कुली अपने सिर पे वजन उठा रखा है WkG, तो उसने फोर्स कहाँ लगा रखा, उसने ऊपर की साइड फोर्स लगा रखा और वो चल रहा है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या होगा, 90 डिग्रीज ये है, वर्क डन इज इक्वल टू कॉस 90 इक्वल टू 0, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। और एक नेगेटिव को का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जब क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो क्या करता है, वो हाथ पीछे कर लेता है,
ताकि थोड़ी देर में रुके। जिसमें हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि जितना ज़्यादा देर में रुकेगी उतना फोर्स चेंज इन मोमेंटम तो सेम रहेगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है, तो इसलिए वो फोर्स कम लगेगा। इस केस में क्या है कि वो हाथ पीछे मूव कर रहा है और बॉल जो है के ऊपर वो फोर्स ऐसे लगाता है। इस केस में भी नेगेटिव वर्क है। एक और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब कोई बॉल ऊपर फेंकी गई है तो इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। इस पे एक फोर्स लग रहा है mg। mg इज मास इनटू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इसे नीचे फोर्स पुल कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की साइड है। एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो इस केस में नेगेटिव वर्क है। लेकिन जब बॉल ऊपर से नीचे आती है तो फोर्स किस लग रहा है, mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना है, 0 डिग्री। इस केस में हो गया आपका पॉजिटिव वर्क। हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स में देखा था कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रही है तो वेलोसिटी ऐसे जा रही है और फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और नॉर्मल इस साइड है 90 डिग्री। इस केस में डिस्प्लेसमेंट फोर्स एंगल 90, तो fs cos थीटा 0। ये भी एक केस है। सर्कुलर मोशन में वर्क डन इज ऑलवेज 0। तो एक दो एग्जांपल्स आप देख लीजिए। आप साइकिल रोक रहे हैं या कोई गाड़ी आ रही है, उस पर फ्रिक्शन जमीन का लग रहा है, बॉडी ऐसे जा रही है, ये भी फ्रिक्शन भी नेगेटिव वर्क करता है। फ्रिक्शन डज नेगेटिव वर्क, राइट। ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेक लगाया आपने, ब्रेकिंग फोर्स गाड़ी में लगता है। ये गाड़ी है आपकी, आप ऐसे जा रही गाड़ी, ब्रेकिंग फोर्स ऐसे लगेगा। दोनों का एंगल 180 डिग्रीज। कितना एंगल, 180 डिग्रीज। तो ये भी जो है नेगेटिव वर्क होगा। इज दिस क्लियर टू यू। ये एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिए, बुक में भी हैं। नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, 0 वर्क। Let us do some problems। कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। A body when acted upon by force of 10 kgf। Okay, this is what? This is a gravitational unit। हमें अपने कोर्स में ग्रेविटेशनल यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू SI यूनिट। अब 10 kgf फोर्स को अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 9.8, या हम मान ले एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है तो 10 इंटू 10 न्यूटन। के जी की जगह एफ की जगह एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दी तो के जी एफ गेट्स कन्वर्टेड इंटू न्यूटन। तो इसको हम मान लेते हैं 100 न्यूटन। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि बॉडी है, उस पर 10 kgf मतलब 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है 0.5 मीटर। अगर मान लीजिए इसमें दोनों के बीच का एंगल ऑफ फोर्स भी इधर है तो हमारा फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा, एफ इज 100, डिस्प्लेसमेंट इज 0.5 मीटर दे रखा है, दिस गेट्स डिस्प्लेस बाय 0.5 मीटर। और कॉस थीटा, कॉस जीरो 1 होता है, तो दिस इज 100 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 50। यूनिट्स क्या हैं, जूल। रिटन लाइक दिस। इसको अगर हम लोग वैसे लिखेंगे तो ऐसे लिखी जाएगी और सिंबल में 50 जूल। सेकेंड पार्ट है कि इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्रीज है, इस केस में क्या हुआ, ये 60 डिग्रीज है। फोर्स कितना है, 100 न्यूटन।
डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.5 मीटर, एफ एस कॉस थीटा वर्क डन, अगेन 100 इंटू 0.5 कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो गया 100 इंटू 0.5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 25 जूल्स। जैसे से थीटा बढ़ता जाएगा वर्क कम होता जाएगा, 90 पे जाके बिल्कुल जीरो। थर्ड था एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज, एफ एस कॉस 180, कॉस 180 -1 होता है, 100 इंटू 0.5 -1 इज इक्वल टू -50 जूल्स। ये नेगेटिव वर्क है। ये वही चीज़ है कि बॉडी आ रही थी इधर से और बॉडी इधर जा रही थी और आपने फोर्स ऐसे लगाया उस पर और 1/2 मीटर तक उसको फोर्स लगाया है, तो कितना वर्क डन हुआ इससे मालूम चल जाएगा। नेगेटिव वर्क होगा। नेगेटिव जब आएगा तो आप परेशान मत होइएगा, नेगेटिव वर्क एग्जिस्ट करता है। नॉर्मल टू द फोर्स, इसमें क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। फिगर अगर ड्रॉ करना होगा तो फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, ये है, ये 0.5 मीटर है, ये 100 न्यूटन्स है, ये 90 डिग्रीज है, तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा कॉस 90 एफ एस कॉस 90, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो आंसर हम लोग लिखेंगे, आंसर नंबर 1 में 50 जूल्स, नंबर 2 में 25 जूल्स, नंबर 3 में -50 जूल्स और नंबर 4 में हमारा है 0 जूल्स, 0 वर्क डन। ये वही केस है कि कुली अपने सिर पे सामान रखे हुए है और सीधे चला जा रहा है, क्योंकि उसने कोई डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इन द डायरेक्शन। जब वो सामान जमीन से उठा के अपने सिर पे रखेगा तब तो वो वर्क होगा, लेकिन जब वो सिर पे रख के और सीधे चलता चला जाएगा इधर, तो फोर्स वो ऊपर लगा रहा है सामान को, वरना सामान नीचे आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, लेकिन ये क्या है 90 डिग्री है, तो इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि कोई आदमी वेट उठाता है। एक क्रेन है, ये वेट उठा रही है जिसका वेट मास है 500 kg और ये वर्टिकल हाइट यहाँ से ऊपर 4 मीटर्स उठाती है। इस बॉडी का मास 500 kg है, तो इसका वेट कितना होगा, याद रख लीजिए, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। मास इज दिस, g हमने लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2, तो वेट हो गया 500 इंटू 10 इज इक्वल टू 5000। क्या यूनिट है वेट की, न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन। अगर kgf होता, अगर ये 500 kgf लिखा होता तो हम तब भी हम उसे मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कर देते हैं। तो हमें वेट मालूम चल गया बॉडी का कि 500 न्यूटन है। अब इस बॉडी को उठाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए अगर 500 न्यूटन से कम वेट फोर्स लगाएगी तो क्या उठ पाएगा, नहीं। अगर एक बाल्टी कोई छोटा बच्चा उठाना चाहेगा तो नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो उतना फोर्स ऊपर नहीं लगा पाता। लेकिन अगर कोई बाल्टी को आदमी बड़ा लगाएगा तो उतना फोर्स, जितना वेट है उतना फोर्स लगा के बॉडी को ऊपर लेगा। तो अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है इसमें, वो ट्रेन लगाएगी 5000 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें 4 मीटर। एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दोनों लाइनें एक ही डायरेक्शन, जब भी दो चीजें एक डायरेक्शन में हैं तो थीटा 0 होगा। अगर ये ऐसे हैं, फोर्स इधर था और डिस्प्लेसमेंट ऐसे था, तो थीटा 180 डिग्री होगा। अगर ऐसे होगा तो थीटा 90 डिग्री होगा, और अगर ऐसे होगा तो थीटा 0 डिग्री। तो
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 500,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 20,000। क्या होगा? न्यूटन होगा, मीटर होगा? नहीं, जूल होगा। दिस इज द वर्क डन is equal to 20,000 joule, or you can say 20 kilo joule. Easy, understood, कोई प्रॉब्लम नहीं। विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड विल बी एबल टू डू गुड। क्वेश्चन है, a force of 10 Newton displaces a body by a distance of 2 meter at an angle of 60 degrees. फोर्स 10 न्यूटन है, एंगल 60 डिग्रीज है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। एफ वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना लिखेंगे? 10 न्यूटन्स। एस कितना लिखेंगे? 2 meters. Cos theta, cos 60 degrees. Cos 60 degrees, 1 by 2. This will be 10 into 2 into 1 by 2 is equal to 10 joule. Work done is equal to 10 joule. अगर what happens, अगर ये 0 होता, अगर ये थीटा फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा होता, थीटा 0 होता, तब उस केस में 10 into 2 cos 0 is equal to 1, so this would have been 10 into 2, 20 joules. Easy, सिंपल था, बहुत आसान था, एंड प्रॉब्लम्स बहुत आसान होती हैं, केवल समझने की बात होती है। ये चीज या समझ लीजिए, अ पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 25 मीटर। यहाँ पे नीचे पंप लगा हुआ है और ये 25 मीटर हाइट पे 50 लीटर पानी को ऊपर फेंकता है। आप घर में पंप चलाते हैं, रोज चलता है घरों में, हाइट 25 मीटर है टंकी की, और यहाँ से नीचे से 50 लीटर पानी 25 मीटर भेज रहा है। और फाइंड द वर्क डन। जी दे रखा है 10 मीटर सेकेंड माइनस 2। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg मीटर माइनस 3। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। 50 लीटर्स, एक कन्वर्जन मानिए 1 लीटर इज 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। याद कर लीजिए, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं, इसको ऐसा भी कह सकते हैं 1000 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, राइट? सो इन दिस केस dm क्यूब, डेकामीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। इसमें हमें दे रखा है 50 लीटर्स, तो इफ 1000 लीटर वेज 1000 kg, तो 1 लीटर का मास जो होता है वाटर का, दैट इज इक्वल टू 1 kg। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो दिस मीन्स दैट 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर का मास है 1000 kg। 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है? 1000 लीटर। वाटर का मास 1000 kg है, तो 1 लीटर का मास कितना होगा? 1000 kg अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1 kg। तो हमें मास मालूम चल गया वाटर का। फाइन, वेरी गुड। हमें मास मालूम चल गया, फोर्स कितना लगाएगा? mg। जब भी ऊपर वाली प्रॉब्लम में फोर्स इज इक्वल टू वेट। मास हो गया हमारा 50 kg, g है 10, तो वेट कितना हो गया? फोर्स जो लगेगा ऊपर, दैट विल बी 500 न्यूटन। s कितना है? 25 मीटर्स। फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे है। cos थीटा 1, थीटा कितना है? 0, तो cos थीटा हो गया 1।
तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा. Since theta is equal to 0 degree, therefore work is equal to 500 into 25 is equal to 12500 joule, or you can say 12.5 kilojoules. Understood this problem? ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें सबसे बड़ी चीज़ है लीटर को मास में कन्वर्ट करना डेंसिटी के बेसिस पे. अगर ये सीख गए तो एवरीथिंग इज पीस ऑफ केक. ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. अ बॉय हुज वेट इज 50 kg. 50 kg वेट है. इसको पहले तो न्यूटन में कन्वर्ट कीजिए. जी को आप अज्यूम कर लीजिए जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 2. अगर नहीं दे रखा तो आप 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेना है उसे अज्यूम कीजिए. तो 50 kgf को आप न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 50 kg की जगह kg, f की जगह आप 10 मीटर सेकेंड माइनस 2 कर लिए, तो 500 kg मीटर सेकेंड माइनस 2. ये क्या है? न्यूटन है. 500 न्यूटन इसका आदमी का, बच्चे का वेट हो गया. कैसे गया वो? स्टेप से गया. 60 स्टेप्स हैं. एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है. अब फोर्स वो कैसे करेगा? बॉय अपने ऊपर करने के लिए कैसे करेगा? फोर्स ऐसे लगाएगा. तो हम यही, इधर जो चलेगा उसमें फोर्स ऊपर लग रहा है, इधर से कोई मतलब नहीं, जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है. तो हम केवल ऊपर वाले को गिनेंगे कितनी हाइट ऊपर गया. 15 सेंटीमीटर की एक स्टेप है. 60 स्टेप्स हैं, तो टोटल हाइट कितनी? 60 इंटू 15 सेंटीमीटर. एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर, दो स्टेप की हाइट 2 इंटू 15, 3 की 3 इंटू 15, तो 60 की 60 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए, इक्वल टू 9 मीटर. फोर्स कितना लगाया उस आदमी ने? अपना वेट जितना, mg जितना. दिस इज इक्वल टू फोर्स. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. फोर्स ऐसे लगा रहा है, mg अपने आप को ऊपर करने के लिए, जितना उसका वेट होगा उतना ही फोर्स उसे ऊपर जाने के लिए अपने आप पे लगाना पड़ेगा. और थीटा 0 है, तो एफ एस कॉस थीटा. वर्क डन हो गया, विच विल बी इक्वल टू 500 इंटू 9 इज इक्वल टू 4500 जूल. कभी कभी क्वेश्चन सेकंड पार्ट में आ जाता है कि सपोज वो लिफ्ट से जा रहा था, तो कितना वर्क डन हुआ? यहां तो लड़के ने वर्क किया, अपने मसल्स, पसीना निकाला और ऊपर गया. जब वो लिफ्ट में जाता है तो अंदर बैठता है, जूम से 9 मीटर ऊपर चला जाता है. वर्क डन कितना हुआ? इसमें लिफ्ट ने वर्क किया. लिफ्ट ने क्या किया? mg फोर्स से उसको ऊपर पुल किया, और s कितना है? 9 मीटर है. तो इस केस में भी 500 इंटू 9 इज इक्वल टू 4500 जूल्स वर्क डन. लेकिन किसने किया? यहाँ तो बॉय ने किया था. इस केस में बॉय ने किया. कैसे किया? अपने मसल से किया. जब ऊपर पहुंचा, सांस फूल रही थी, पैरों में दर्द हो रहा था, ऑल द मसल्स हैड स्ट्रेन्ड देम. Here he was whistling away to glory and the lift was pulling. इस केस में the lift has done work. Has done work. Simple questions हैं. अगर आप लोग इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे. क्वेश्चन है, a fielder catches a ball by applying a force of 100 Newton on a ball of mass 100 kg. बॉल है, बॉल को कैच कर रहा तो बॉल इधर आ रही होगी, राइट? बॉल तो इधर आ रही है. फोर्स किधर लगाएगा वो? फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, तभी बॉल रुकेगी. बॉल को रोकने के लिए आप क्या करते हैं? बॉल को ऐसे पकड़ते हैं, तो बॉल इधर से आ रही है तो आप उसे रोकते हैं. तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. और ये क्या करता है? 10 सेंटीमीटर बॉल मूव करती है एस इस डायरेक्शन में. एस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 मीटर्स
इज इक्वल टू 0.1 मीटर। फोर्स कितना लगा रहा है? 100 न्यूटन। क्वेश्चन है फाइंड द रिटार्डिंग फोर्स। अरे भाई रिटार्डिंग फोर्स तो आपने दे ही दिया ना 100 न्यूटन, बट क्वेश्चन बिल्कुल सही था। आंसर 1 का हो गया। रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन दे दिया क्योंकि आप फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन करके अपना कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट टाइम्स कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है? -1। तो हमारा वर्क डन इज इक्वल टू 100 into 0.1 is equal to 10 joules into -1, सॉरी, F की जगह 100 लिखा, डिस्प्लेसमेंट की जगह 0.1 लिखा और cos थीटा की जगह -1 लिखा, तो you get -10 joules. Is the work done on the ball positive or negative? Work done on the ball is negative. Very easy. Okay, we are done with this. In our lecture number 2 हम लोग पावर पे बात करेंगे। अभी हम बता देते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अगर इसी बॉल को उसे रोकने में 0.5 सेकेंड लगते तो हमने वर्क कितना किया था? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क था -10 जूल और टाइम था 0.5, तो इज इक्वल टू -5 जूल पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू -5 वॉट। दिस इज द पावर पुट ऑन द बॉल। आपने क्या किया? वर्क डन ऑन द बॉल, तो पावर स्पेंट बाय द फील्डर ऑन द बॉल। माइनस का मतलब ये हुआ कि बॉल के ऊपर उसने कितना, ये क्या हुआ, इससे क्या होगा? एक चीज़ याद कर लीजिए, जब भी नेगेटिव वर्क होगा तो चीज़ों को रोकने के लिए होगा, चीज़ों को अपोज करने में नेगेटिव वर्क होगा। पॉजिटिव वर्क हमेशा चीज़ों को तेज करने में, चीज़ों को स्टार्ट करने में पॉजिटिव वर्क होगा। नेगेटिव वर्क चीज़ों को रोकने में, चीज़ों को धीमे करने में। अगर कोई चीज़ आ रही है उसकी वेलोसिटी कम हो रही तो नेगेटिव वर्क होगा। अगर कोई चीज़ जा रही है उसमें उसकी वेलोसिटी फोर्स लगाने से बढ़ गई तो पॉजिटिव वर्क होगा। दिस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स एन ईजी कॉन्सेप्ट।